ओके। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि केटाइंस जो डोमिनेंट हैं वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की हैं। इसका मतलब ये है कि सेलाइन सॉइल के अंदर जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं, या तो वो कैल्शियम के साल्ट होंगे या फिर मैग्नीशियम के साल्ट होंगे। मैंने आपको बताया था कि जब केटाइन और एनाइन आपस में मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, और साल्ट न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई जो है ना वो चार्ज नहीं होती। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हल्फाजी साल्ट्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई सॉल्युबल साल्ट्स जो इसके अंदर होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, वो यही होंगे। या तो कैल्शियम का सल्फेट के साथ कोई साल्ट बनेगा, या कैल्शियम का कार्बोनेट के साथ बनेगा, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट के साथ बनेगा। सिमिलरली मैग्नीशियम का क्लोराइड के साथ बन सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट के साथ बन सकता है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट के साथ बन सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट के साथ जो है बाइकार्बोनेट के साथ बन सकता है। तो ये इस तरीके के जो साल्ट्स हैं वो इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। अब इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको सेलाइन सॉइल्स में नजर आएगी वो होती है फ्लैक्यूलेशन। यानी कि इनका जो अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर होता है वो फ्लैक्यूलेटेड होता है। अगर आप फ्लैक्यूलेटेड की मीनिंग देखेंगे तो इसकी मीनिंग ये होती है कि भाई गुच्छे गुच्छे बने हुए होते हैं। यानी कि वहां पर आपको क्लंपिंग बहुत ज्यादा मिलेगी, गड़े गड़े से जो है वो मिलेंगे, और जहां पर भी आप देखेंगे आपको सॉइल पार्टिकल्स का, साल्ट्स का जो है वो एक गुच्छा सा मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये फ्लैक्यूलेटेड है। उसके बाद इन जमीनों की जो परमिएबिलिटी होगी, परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि अपने अंदर से किसी चीज को पास करना। यहाँ पर परमिएबिलिटी का मतलब ये है कि जमीन के अंदर पानी जो इंटर हो रहा है वो, इसके अंदर जो सूरज की रोशनी इंटर हो रही है वो, उसकी परमेबिलिटी, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन या एयर की परमेबिलिटी है वो क्या है। अब सेलाइन सॉइल के लिए ये कहा जाता है कि भाई सेलाइन सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है या तो वो ज्यादा होगी नॉर्मल सॉइल से या फिर उसके मुकाबले की होगी। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सेलाइन सॉइल की जो परमिएबिलिटी होती है वो या तो ज्यादा होती है नॉर्मल सॉइल से। नॉर्मल सॉइल का मतलब ये है कि वो सॉइल जिसके अंदर सैलिनिटी का कोई इशू ही नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि भाई इनकी जो परमेबिलिटी होती है या तो वो इक्वल होती है या फिर ज्यादा होती है नॉर्मल सॉइल से। इसका मतलब ये है कि परमिएबिलिटी के मामले में सिलाइन सॉइल और नॉर्मल सॉइल एक जैसी है। ठीक है, हाई भी होगी तो कोई इतना फर्क नहीं है, और अगर इक्वल है तो फिर तो और भी अच्छा है। दूसरी बात यह है कि इनका एक डैम्प ऑयली लुक होता है। यानी कि जब कभी आप सेलाइन सॉइल को ऊपर से देखेंगे तो आपको एक शाइनी सा जो है वो लुक लगेगा। ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने यहाँ पर जो है वो ऑयल गिरा दिया है, ऑयली लुक होता है। ठीक है ना, एक चिकना चिकनाहट सी जो है वो इस जमीन के ऊपर स्ट्रक्चर में देखी जाती है, और ये प्रैक्टिकली डैम्प होती है। डैम्प का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो नमी सी होती है। जब कभी भी आप सिलाइन सॉइल के ऊपर पांव रखेंगे या उसको हाथ में पकड़ेंगे तो वो आपको एक नमी सी जो है वो उसके अंदर महसूस होगी, क्योंकि इसके अंदर जो साल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो हाइग्रोस्कोपिक है। यानी कि वो नमी को जذब करने वाले साल्ट्स हैं। तो इसी वजह से जब वो साल्ट्स नीचे मौजूद होते हैं तो वाटर जो है वो डैम्पनेस जो है या वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स की, वो क्या करती है इस जमीन को एक डैम्प या फिर ऑयली लुक जो है वो दे रही होती है। तो यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि भाई ये जो सॉइल्स हैं वो एक डैम्प और ऑयली लुक जो है वो रखते हैं। अब ये तीन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है सोडिक सॉइल। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि भाई पाकिस्तान के अंदर तीनों मौजूद है, सोडिक भी हैं, सेलाइन भी हैं, सेलाइन सोडिक भी हैं। लेकिन जो एक्सटेंट है प्रॉब्लम वो सेलाइन सॉइल्स का हमारे पास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडिक एंड सेलाइन सोडिक। ओके। सो आगे चलते हैं। कैटेगरी ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के अंदर जो दूसरी कैटेगरी आती है वो है सोडिक सॉइल्स। ठीक है। सोडिक सॉइल्स का आम जबान में हम कहते हैं कि भाई काले कलर वाली जमीन है। ठीक है। तो ये वो सॉइल्स होती हैं जिनके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम जो है वो ज्यादा हो। सेलाइन सॉइल्स के अंदर सॉल्युबल साल्ट ज्यादा थे।
तब वो साल्स जब इंटरफेयर कर रहे थे ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप्स के साथ, तो हम उनको कह रहे थे सेलाइन सॉइल। सोडिक सॉइल में फिर क्या हो जाता है कि एक्सचेंजेबल सोडियम की जो कंसंट्रेशन है या उसका जो लेवल है या मिकदार है वो ज्यादा हो जाता है, और ऐसी सॉइल जिसके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा हो, जिसकी वजह से पौधों की नशो नुमा और उनकी पैदावार में कमी का बायस जो है वो नजर आए, तो उसी सॉइल्स को हम कहते हैं सोडिक सॉइल्स। ठीक है। इनके अंदर जो है वो, अब आप अगर सोडिक सॉइल को देखेंगे तो इसका जो है वो ब्लैकिश लुक होगा, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। ये ब्लैकिश लुक जो है ये इंडिकेट करता है कि भाई ये सॉइल सोडिक है। जैसे सेलाइन सॉइल के अंदर वाइट वाइट से पेचेस थे, इसी तरीके से सोडिक सॉइल के अंदर आपको ब्लैक कलर के जो है वो पैचेस मिलेंगे। अब कॉमनली जो है वो ऐसी सॉइल्स को जो है वो कभी कभार जो है वो ब्लैक अल्कली भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखें ये इसकी जो है वो कॉमन टर्मिनोलॉजी भी है। वैसे इनको जो है वो चुड़बाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, सोडिक सॉइल्स। अब अगर आप बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडिक सॉइल की, तो यहाँ पर जो ईसी की वैल्यू है वो लेस देन 4 होगी। याद रखें सोडिक सॉइल के अंदर ईसी कम होती है, सेलाइन सॉइल के अंदर ईसी ज्यादा होती है। ईसी का मतलब ही यही है कि भाई सॉल्युबल साल्ट्स की कंसंट्रेशन कितनी है। तो जो हायर लेवल ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स की वजह से सॉइल बनती है, जिसको हम सेलाइन सॉइल कहते हैं, वहां पर ईसी जो है वो 4 से ज्यादा होगी या 4 होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है सोडिक सॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो लेसर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर होती है, यानी कि इनकी जो ईसी है वो 4 से कम होती है। यानी कि ये रेंज बताई गई है यहाँ पर कि भाई सोडिक सॉइल्स का जो पीएच है वो 8.5 से 10 के दरमियान होता है। अब अगर आप सिलाइन सॉइल की बात करें तो उसमें ईसी ज्यादा थी, पीएच कम था। यहाँ पर आप देखें तो ईसी कम है, पीएच ज्यादा है। तो ये याद करने के तौर तरीके हैं जो आपको जो है वो यूज करने पड़ेंगे। इन सॉइल्स के अंदर या सोडिक सॉइल्स के अंदर जो एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज होती है वो 15 से ज्यादा होती है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि भाई एक्सचेंजेबल सोडियम जिसके अंदर ज्यादा होगा वो सोडिक सॉइल है। तो यहाँ पर एक्सचेंजेबल सोडियम की परसेंटेज भी 15 से ज्यादा है, और एसएआर की जो वैल्यू है वो भी 15 से ज्यादा होती है। तो ये 4 पैरामीटर याद कर लें, यही आपको याद करने पड़ेंगे। अल्टीमेटली क्वेश्चंस जो हैं वो इन चारों के बीच में से ही आते हैं कि भाई सलाइन सॉइल के अंदर ईसी कितनी होती है, टीएसपी कितनी होती है, सोडिक सॉइल के अंदर एसएआर की वैल्यू कितनी होती है, ईसी कितनी होती है। अब अगर हम इसमें अंदर जो है वो बात करें, सोडिक सॉइल के अंदर जो डोमिनेंट केटाइन है वो है सोडियम, और जो इसके अंदर जो है वो डोमिनेंट एनाइंस हैं वो जनरली बहुत ज्यादा मिकदार में तो क्लोराइड्स ही होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो इसके अंदर सल्फेट आयंस भी जो है वो मौजूद होती है। तो ये देखें सोडिक सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि भाई इसकी जो ईसी की वैल्यू है वो 4 से कम होगी, पीएच इसका 8.8 से 10 के दरमियान होगा, ईएसपी यानी कि एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होगी वो 15 से ज्यादा होगी, एसएआर जिसको हम कहते हैं भाई सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो वो भी जो है वो आपका जो है वो 15 से ज्यादा होगा। डोमिनेंट केटाइन जैसी जमीनों के अंदर जो होगी वो सोडियम होगी, और एनाइंस जो होंगी वो क्लोराइड एंड सल्फेट्स होंगी। बात करते हैं अगर हम इनकी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से, तो इसकी डिस्पर्स्ड अपीयरेंस होती है, यानी कि आपको बिखरा बिखरा सा, वहां पर देखिए फ्लैक्यूलेटेड थी, गुच्छे बने हुए थे सॉइल पार्टिकल्स के, साल्ट्स के। यहाँ पर क्या होता है, डिस्पर्जन हुई होती है, यानी कि बिखरी सी जो है वो होगी, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल बिखरा बिखरा सा होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप अगर इस तस्वीर के अंदर देख सकें तो ये देखिए फ्लैक्यूलेटेड हुई है, ये डिस्पर्जन इसको कहते हैं कि भाई बिखरा हुआ है, ये पार्टिकल अलग है, ये क्लम्प अलग है, ये क्लम्प अलग है। तो इधर जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसका या टेक्सचर है वो क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है, बिखरा हुआ होता है। दूसरा जो है वो ये है कि भाई ऐसी सॉइल्स की, यानी कि जो सोडिक सॉइल है इसके अंदर सॉइल का जो ड्रेनेज है या एरेशन है वो पुअर होगा, यानी कि खराब होगा। क्योंकि ये डिस्पर्जन जो हो जाती है जब आपके सॉइल पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि जो आपका जो स्ट्रक्चर बना हुआ था सैंड सिल्ट और किले जब आपस में से अलग अलग हो जाएंगे, तो ये किले के जो पार्टिकल्स हैं वो जनरली क्या कर देते हैं, आपके पोर्स में जाके बैठ जाते हैं।
तो जब पोर्स में किले के पार्टिकल्स पड़ जाते हैं तो ना वो पानी को नीचे आने देते हैं, ना ही एयर को एंटर करने देते हैं। यही वजह है कि सोडिक सॉइल के अंदर, सॉरी यहाँ पर जो है वो सोडिक होगा ऊपर। ओके, आई एम गेटिंग बैक टू यू गाइस सून। ओके, तो यहाँ पर जो है वो समटाइम्स ये हो जाता है कि डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो भी इन पोर्स के अंदर आ जाता है, किले के जो पार्टिकल्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाते हैं। अब जब आपके पोर्स बंद हो जाएंगे तो वहां पर नुकसान क्या होगा, वहां पर नुकसान ये होगा कि ना तो आपकी ड्रेनेज सही होगी। ड्रेनेज कैसे सही होगी जब नीचे कोई जगह ही नहीं है, तो पानी कहाँ जाएगा, और ना ही एरेशन जो है वो आपकी प्रॉपर होगी, तो दोनों जो है वो पुअर होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो है वो डिस्पर्स जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि बिखरा बिखरा सा जो है वो हर तरफ आपको ऑर्गेनिक मैटर नजर आएगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि इन सॉइल्स की एक डार्क लुक बन जाती है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि ये जमीन जो है ना वो काली पड़ गई है। और इस डार्क लुक की वजह से इसको जो है वो हम कहते हैं कभी कभार ब्लैक अल्कली। ठीक है, याद रखें, शेलाइन सॉइल को वाइट अल्कली नहीं कहते। ठीक है, अल्कली का मतलब ये है कि जिसकी पीएच ज्यादा हो। आप सोडिक सॉइल को तो ब्लैक अल्कली कह सकते हैं, लेकिन सेलाइन सॉइल को वाइट अल्कली नहीं कह सकते। कहीं आप ये ना कह दें कि भाई सोडिक का कलर वाइट है, तो सॉरी सेलाइन का कलर वाइट है तो उसको हम वाइट अल्कली बोल देते हैं, और जो है ना वो सोडिक का कलर जो है वो डार्क है, ब्लैकिश है, तो इसको हम ब्लैक अल्कली कहते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब सेलाइन सोडिक सॉइल, सेलाइन सोडिक सॉइल के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये है कि ऐसी जमीनें जहां पर एक्सचेंजेबल सोडियम भी ज्यादा हो और सॉल्युबल साल्ट्स भी ज्यादा हो, यानी कि दोनों। अब ये मुरक्कब है। जब सेलाइन सॉइल और सोडिक सॉइल को आप मिलाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, आपकी बन जाती है सेलाइन सोडिक सॉइल्स। ठीक है, सेलाइन सोडिक सॉइल्स जो हैं उनको जो है उसके अंदर दोनों किस्म की चीजें होती हैं, यानी कि इसके अंदर सोडिक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और इसके अंदर जो है वो आपके सेलाइन सॉइल के भी जो है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके अंदर सॉल्युबल साल्ट्स भी होते हैं और एक्सचेंजेबल सोडियम भी होता है। अब ये सॉइल्स वहां पर बनती हैं जहां पर दोनों प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हो, यानी कि आपका जो सेलिनेशन का जो प्रोसेस है वो भी हो रहा हो वहां पर, और आपका जो सोडिकेशन का प्रोसेस है वो भी जब एक साथ दोनों हो रहे होंगे तो वहां पर बनती है आपकी सेलाइन सोडिक सॉइल। एक मिनट प्लीज, 1 मिनट प्लीज। अब अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो दोनों से मिलती जुलती हैं। जैसे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी वो ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर होगी।
ये किसका करेक्टर था? ये सेलाइन सॉइल का करेक्टर था। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो या तो 4 के बराबर होगी या 4 से ज्यादा होगी, 4 से कम नहीं होगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर दोनों सॉइल्स का मुरक्कब होता है या उनका जो है वो कॉम्बिनेशन होता है, तो इसी वजह से इसका जो एक पैरामीटर है या एक खसूसियत है वो मैच करती है आपकी सेलाइन सॉइल से। तो सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर जो आपकी जो है वो इसी की जो सॉरी, इसी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 4 डेसीसाइमन पर मीटर होती है। जबकि यहाँ पर अगर आप एक्सटेंडेबल सोडियम परसेंटेज की बात करें तो ये 15 से ज्यादा होता है। अब ये सोडियम सोडिक सॉइल का जो है वो करेक्टरिस्टिक है। और एसएआर की जो वैल्यू है वो भी 15 से ज्यादा होती है। तो ये भी क्या है, आपकी सोडिक सॉइल का जो है वो कैरेक्टर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडिक सॉइल जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ऐसी होती हैं जो सेलाइन सॉइल से जो है वो मैच कर रही होती हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो इसकी सोडिक सॉइल से मैच कर रही होती हैं। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो पीएच के ऊपर है। अब देखिए, पीएच जो सेलाइन सोडिक सॉइल्स की है वो डिपेंड करती है डोमिनेंस पे, कि सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर किस तरीके के साल्ट्स डोमिनेंट है। देखें, कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर 50% एक्सचेंजेबल सोडियम होता है, 50% जो है वो जो है वो आपके सॉल्युबल साल्ट होते हैं। लेकिन पीएच जो डिपेंड करती है सेलाइन सोडिक सॉइल की, वो डिपेंड करती है कि डोमिनेंसी किसकी है, ज्यादा मिकदार में कौन से हैं, सॉल्युबल सॉल्युबल साल्ट ज्यादा है या एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है। क्योंकि जब ये दोनों मसले एक जमीन में आ जाएं तो इसको तो हम कहते हैं सेलाइन सोडिक सॉइल, लेकिन पीएच क्या होगी इसकी? हमने इसी पढ़ ली कि भाई 15 से, सॉरी 4 से ज्यादा है। एक्सचेंजेबल सोडियम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया कि भाई 15 से ज्यादा है। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो पढ़ लिया कि भाई 15 से ज्यादा है। लेकिन अब पीएच जो है इसका वो डिपेंड करता है कि भाई डोमिनेंसी किसकी है। सॉल्युबल साल्ट ज्यादा होंगे तो इसका जो पीएच है वो 8.5 से कम होगा। अगर इसके अंदर एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा है जो कि सोडिक सॉइल का कैरेक्टर है, तो आप अंदाजा लगा लें कि वहां पर भी यही था कि भाई इसका जो पीएच है वो 8.5 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि 8.5 से ज्यादा होगा, फिर कहीं भी जा सकता है। अगर इसके अंदर सॉल्युबल साल्ट डोमिनेट करते हैं तो फिर सेलाइन सोडिक सॉइल की जो पीएच है वो 8.5 से कम होगी। तो ये यहाँ पर एक बात जो है वो समझने की है कि भाई बाकी तो पैरामीटर तीनों फिक्स्ड है। इस चीज की 4 से ज्यादा होती है, एक्सचेंजेबल परसेंटेज इसका 15 से ज्यादा होता है, एसएआर वैल्यू जो है वो 15 से ज्यादा होती है। अब इसकी पीएच कितनी होती है? तो सेलाइन सोडिक सॉइल की जो पीएच होती है वो डिपेंड करती है कि भाई डोमिनेंसी किन किस्म के साल्ट की ज्यादा है। अगर एक्सचेंजेबल सोडियम वहां पर ज्यादा है तो पीएच आपका 8.5 से ज्यादा होगा। अगर वहां पर सॉल्युबल साल्ट ज्यादा है तो आपका जो पीएच है वो 8.5 से हर हाल में कम होगा। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी मिक्स होती हैं, यानी कि फ्लक्चुएटेड भी होगी और डिस्पर्स भी होगी। एक करेक्टर सेलाइन सॉइल का है, दूसरा सोडिक सॉइल का है। इसका जो ड्रेनेज है वो पुअर होता है क्योंकि ये सेलाइन सोडिसिटी का जो है वो एक असर है। इसके अंदर भी डिस्पर्स्ड एंड डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है, और अल्टीमेटली इसको जो है वो कभी कभार जो है वो ब्लैक अल्कली भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो कलर है वो ब्लैकिश हो जाता है कभी कभी। आमतौर पर अगर आप इसको देखेंगे सेलाइन सोडिक सॉइल को, तो आपको ये ऐसी लगेगी कि इन बिटवीन है। ना ये प्योर आपको सेलाइन लगेगी, ना ये प्योर आपको सोडिक लगेगी। कभी कभार ये होता है कि ये पैचेज में होती है, यानी कि पूरी की पूरी एक तरीके की जमीन जो है वो सोडिक होती है, बीच में आपको सेलाइन मिल जाता है पटा। फिर जो है वो कुछ नहीं होगा, फिर आपको ये मिल सकता है। तो ये मिक्सचर जो है वो होता है। अब ये तो हो गया था इन साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स का इंट्रोडक्शन। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वो है रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन क्या होती है? रिक्लेमेशन से मुराद है कि भाई किसी भी जमीन को उसकी असल हालत में वापस लेकर आना। याद रखें, नेचुरल जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं वो बहुत कम है, यानी कि जो कुदरती ही बनी है, यानी कि जो पे बनने से ही जो है वो साल्ट अफेक्टेड है, वो बहुत दुनिया के अंदर कम है। बाकी ये जितनी भी बनी है ये इनके अंदर जो है वो चेंज आया है या किसी बिगाड़ की वजह से बनी है। तो रिक्लेमेशन, री का मतलब है दोबारा, क्लेमेशन का मतलब होता है किसी चीज को वापस उसके हालत में लेकर आना।
तो रिक्लेमेशन का मतलब ये है कि भाई ये एक ऐसा अमल है या प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है कि एक जमीन को उसकी असल हालत में वापस लेकर आया जाता है, उस हालत में से जो कि अनसुटेबल है फार्मिंग के लिए। जैसे कि सेलाइन सॉइल है। अब ये सेलाइन सॉइल नेचुरल थोड़ी बनी है, इसको हमने पानी सही नहीं दिया होगा, इसको छोड़ दिया होगा, इसकी मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की होगी, तो उसके नतीजे में बन गई। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरी जमीन के अंदर जो है ना वो कलर आ गया, अब मैं इसको दोबारा से सही करूं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये जो सही करने का अमल है इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं रिक्लेमेशन। रिक्लेमेशन का मतलब ये है कि किसी खराब सॉइल को उसकी असल हालत में वापस लेकर जाना। ठीक है। ये है कि भाई रिक्लेमेशन कैसे की जाती है। रिक्लेमेशन जो है वो एग्जैक्ट उसका उल्टा किया जाता है उस प्रोसेस का जिसके जरिए वो बनी है। मिसाल के तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सलाइन सॉइल के बनने के पीछे जो है वो लो रेनफॉल का जो है वो सबब है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमें इसका उल्टा करना पड़ेगा। बारिश तो हम बरसा नहीं सकते, लेकिन उसको ज्यादा पानी तो दे सकते हैं ना। तो ये जो है वो इसकी जो है वो है कि भाई रिक्लेमेशन जो है वो एक एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस है उस प्रोसेस का जिसके जरिए जो है वो बनी है। यानी कि डिसैलिनेशन करते हैं हम, और डी जो है वो न करती है कि आपके पास साल्ट का नेचर कौन सा है। आइदर एक्सचेंजेबल सोडियम है, आइदर आपके पास सॉल्युबल साल्ट्स हैं, और उनका बिल्डअप कितना है, यानी कि कितने मिकदार में आपके पास वो साल्ट्स मौजूद हैं। ये डिटरमाइन करता है कि आपकी जो है वो जो प्रॉब्लम है वो एक मकसद होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि भाई ऑब्जेक्टिव ऑफ रिक्लेमेशन क्या है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम अपनी जमीन की पर यूनिट एरिया इन की जो यील्ड है वो बढ़ाएं। ठीक है। एक जमीन है, पैदावार एक आम जमीन से एक साल्ट अफेक्टेड सॉइल के अंदर कम होती है। भले आप उसको वैसा पानी दें, वही फर्टिलाइजर दें, वही बीज लगाएं, लेकिन साल्स की वजह से वहां पर जर्मिनेशन कम होती है। प्लांट की जो ग्रोथ एंड यील्ड है वो आपकी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की वो कम होती है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है रिक्लेमेशन का वो यही है कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम क्रॉप की यील्ड पर यूनिट एरिया बढ़ाएं। अब हम यील्ड तभी बढ़ा सकते हैं जब वहां से साल्स का हम सफाया कर सकें या खात्मा कर सकें। वाटर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो वहां पर जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। वहां पर आपको आम जमीन से जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पानी का जो नुकसान है वो ज्यादा होता है। लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ाई जाए। जे अब कैसे बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है और वो साल्ट अफेक्टेड है, अब वो बेचारा कहाँ जाएगा। नॉर्मली वो तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ही नहीं कर सकता। तो रिक्लेम जब हम उसको करके देंगे तो ये क्या होगी, उसकी जमीन सही हो जाएगी, और सही होने के बाद वो उसके अंदर कोई फसल लगाएगा, और उससे जो उसके मुआशी और जो आ, होम या इकोनॉमिकल जो उसके जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। है ही 2 एकड़, अगर वो भी साल्ट अफेक्टेड है, तो वो अगर हम उसको नहीं करके देंगे या वो रिक्लेम करने की तरफ नहीं जा रहा तो कैसे खाएगा पिएगा। तो सबसे पहले ये है कि भाई गिवन पेच ऑफ लैंड से सबसे पहले आपको क्या करना है कि उसकी पैदावार बढ़ानी है। दूसरा,
जितना उसके पास पानी मौजूद है। ये मैं आगे चल के आपको बात बताऊंगा कि क्वांटिटी ऑफ इरिगेशन वाटर क्यों इतना अहमियत रखता है। ठीक है। और उसके बाद उसके पास जो अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, अदर इनपुट्स है, यानी कि इसका मतलब ये साल को कल्टीवेट करने के लिए, और उसके जो इनपुट्स हैं वो भी ज्यादा चाहिए। तो हम जब रिक्लेमेशन करते हैं तो ये हमारा एक टारगेट होता है कि भाई हम फार्मर की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ताकि अगर उसकी जमीन अच्छी हो जाएगी तो वो उसी टुकड़े में से उसी पानी के साथ और उसी इनपुट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा पैदावार जो है वो हासिल कर सकता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई रिक्लेमेशन के मेथड्स कौन से ऐसे तरीके हैं, तौर तरीके हैं जिसके जरिए हम साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स को जो है वो तरीके हैं जो हम फिजिकली कर सकते हैं, जिसके जिसके अंदर सब सॉइलिंग आ जाती है। ठीक है। आप जमीन का ऊपर वाला तय ही गुम कर दो, टॉप सॉइल आप उसको रिमूव कर दो जिसके अंदर साल्स बहुत ज्यादा थे, और सब सॉइल जो है वो ऊपर लेकर आ जाओ। या फिर ये है कि डीप फ्लोइंग करो, जिससे आपकी जो नीचे वाली जमीन है जिसके अंदर रिलेटिवली साल्स कम है वो ऊपर आ जाए और ऊपर वाली नीचे चली जाए। प्लोइंग करो, यही है। सब सॉइलिंग कर सकते हैं, डीप प्लोइंग कर सकते हैं, सैंडिंग करें। सैंड जब आप उसमें ज्यादा डालेंगे तो उससे ये होता है कि आपकी जो जमीन है वो फिर भी बेहतर हो जाती है। होराइजन मिक्सिंग भी यही है। प्रोफाइल इन्वर्जन करें और ट्रेंचिंग करें। ठीक है। अब ये ट्रेंचिंग जो हो रही है वो ये हो रही है, आप गड्ढे खोद दें और इसके अंदर जो है ना वो क्रॉप्स लगाना जो है वो शुरू कर दें। क्योंकि ऊपर जो सैलिनिटी होती है या साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स के जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा होता है, नीचे वाले के अंदर जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है। अब ये जितनी भी प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं उससे होता क्या है कि आपकी सॉइल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है सोडिक और सेलाइन सोडिक सॉइल्स को रिक्लेम करने का। मैंने आपको बताया था कि सेलाइन और सॉरी सोडिक सॉइल और सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर जो परमिएबिलिटी है वो क्या होती है, कम होती है। ठीक है। उनकी जो ड्रेनेज है वो खराब होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो ड्रेनेज है वो सही हो जाता है, क्योंकि किले के अंदर देखें कॉम्पेक्शन के मसाइल होते हैं। तो अगर आप जो है वो सैंड सैंड वहां पर डाल देंगे तो आपकी जो पोरोसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसी वजह से जो है ये फिजिकल मेथड्स का मतलब ये है कि जो आप काम फिजिकली कर सकें। इसमें आपकी सब सॉइलिंग आ जाती है, यानी कि आप सब सॉइल को ऊपर ले आएं या ऊपर का लेयर ही गुम कर दें, प्लो करें, डीप प्लोइंग करें, सैंडिंग करें। आप अपनी सॉइल के अंदर सैंड को मिक्स करें। होराइजन की मिक्सिंग यही है, डीप प्लोइंग है। प्रोफाइल इन्वर्ट कर लें, यानी कि नीचे जो है सी होराइजन को ऊपर लेकर आए, डी होराइजन को ऊपर लेकर आए, ए या ए ओ को जो है वो नीचे लेकर जाए, और ट्रेंचिंग यानी कि उसके अंदर जो है वो खंदक खोदने का जो है वो अमल करें। डीप फ्लोइंग इज बेनिफिशियल व्हेन सब सॉइल हैज जिप्सम। जब कभी भी जिप्सम होगा, जिप्सम देखिए हमारी सॉइल्स के अंदर नेचुरल भी होता है, कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट जो है वो आपकी सॉइल्स के अंदर, जो कि सल्फर का फार्म सॉरी जिप्सम का फार्मूला है। इसको हम आम जबान में जो है वो जिप्सम कहते हैं, लेकिन केमिकली अगर आप इसको देखें तो ये हमारी सॉइल्स के अंदर नेचुरली भी होता है। तो वो सॉइल्स या वो जगह हैं जहां पर आपको ये मालूम है कि भाई सब सॉइल के अंदर जिप्सम मौजूद है, तो वहां पर आप डीप फ्लोइंग भी कर रहे हैं ताकि ये जिप्सम ऊपर आ जाए। और जिप्सम फिर क्या करता है, जो साल्स के हैजर्डस इफेक्ट्स है आपके रूट ग्रोथ पे और प्लांट ग्रोथ पे, उसको जो है वो कम कर देता है। दूसरा तरीका है केमिकल मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है। केमिकल्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है जिप्सम। एक तो जिप्सम है जो नेचुरली हमारे जो है ना वो उसके अंदर मिलता है जमीन के अंदर। दूसरा ये है कि हम उसको जो है वो ऊपर से जो है वो अपने जो है वो एडिशनली जो है ना वो जिप्सम जो है वो प्रोवाइड भी करें। दूसरा जो केमिकल है वो है सल्फर। ठीक है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड। और चौथा केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये जो चार केमिकल्स हैं ये आमतौर पर यूज किए जाते हैं सोडिक सॉइल और सेलाइन सोडिक सॉइल की रिक्लेमेशन में। याद रखें, केमिकल अमेंडमेंट्स जब भी आप अप्लाई करेंगे तो सोडिक सॉइल के अंदर करेंगे, क्योंकि इनके अंदर ये केमिकल्स जाके क्या करते हैं, एक्सटेंजिबल सोडियम को रिप्लेस करते हैं। हम आजकल ये देख रहे हैं कि भाई जहां पर भी कलर का मसला है या सैलिनिटी का मसला है लोग आ जाते हैं जिप्सम डालो। अरे भाई वाइट कलर है, सेलाइन सॉइल है। सेलाइन सॉइल को आप सिर्फ फिजिकल मेथड्स के जरिए ही जो है वो रिक्लेम कर सकते हैं। केमिकल अमेंडमेंट्स आप सिर्फ सोडिक सॉइल और सेलाइन सोडिक सॉइल के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं।
तो ये चार केमिकल्स हैं जो आमतौर पर यूज किए जाते हैं सोडिक और सैलाइन सोडिक सॉइल के अंदर, जिससे आप अपनी सॉइल्स को वापस उसी हालत में जो है वो लेकर जा सकते हैं। तीसरा तरीका है बायोलॉजिकल मेथड्स। अब बायोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले तो हम प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स के अंदर ऐसे क्रॉप्स कल्टीवेट कर लें जिनके अंदर ये सलाहियत हो कि ये जमीन के अंदर मौजूद नमक को चूस ले, अपने अंदर जज़ब कर ले। जैसे सफेदे का दरख्त है यूकलिप्टस, ठीक है, बेद मुश्क देंगे पान सिंधी में चवना आहियूं। तो ये जो सफेदे का दरख्त है या यूकलिप्टस है, ये लगाया ही इसीलिए जाता है, इसके अंदर ये बहुत ज्यादा मिकदार में पानी पीता है। तो सेलाइन सॉइल्स के अंदर से ये क्या कर देता है कि पानी के अंदर जो हल्पदी साल्स हैं वो भी अपने अंदर जो है वो ये जज़ब कर लेता है। तो बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो सबसे पहला वे है वो वे यही है कि भाई आप ऐसी क्रॉप स्पीशीज का जो है वो इंतखाब करें जिसको कल्टीवेट करने से क्या हो कि वो अपने बॉडी के अंदर जो प्लांट्स है वो अपटेक कर लें साल्स, और आपकी सॉइल के अंदर से वो साल्स जो है वो कम हो जाए। दूसरा है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो आप देख रहे हैं, माल का जो वेस्ट है या जो आपके पास फार्म यार्ड मैन्योर है, जानवरों का जो गोबर है, उसको ऐड करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जिससे क्या हो जाता है कि आपकी सॉइल्स की जो रिक्लेमेशन है वो आसानी से हो सकती है। और चौथा ये है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स अब जो है ना वो आइडेंटिफाई किए गए हैं साइंटिस्ट की तरफ से, जो क्या करते हैं, आपकी इन सॉइल्स के अंदर जो है वो साल्स को अपनी बॉडी में जो है वो जज़ब कर लेते हैं, या प्लांट्स को जो है वो ऐसी ताकत प्रोवाइड कर देते हैं जो उनको सेलेनिटी को जो है वो विथहेल्ड करने में जो है वो हेल्प करती है। तो आज हम टेकिंग 6 साढ़े 6 मिनट का जो है वो यहाँ पर ब्रेक है। तो इंशाल्लाह जो है वो हम जो है वो इस क्लास की एंड होने के बाद जो है वो मिलेंगे। अल्टीमेटली आई विल सी यू एट 9:20। 8 मिनट का ब्रेक है, जिसको पानी वगैरह पीना है या थोड़ा ब्रेक करना है वो ले ले। इंशाल्लाह हम जो है वो 9:20 पे जो है वो दोबारा मिलेंगे। थैंक यू। जब तक डॉक्टर जोएब साहब जो है ना वो कर लें, तब तक अगर किसी को पानी पीना है तो पानी अपनी बोतल अपने साथ रखें, जैसे मैंने रखी हुई है। तो मैंने चैट बॉक्स ओपन कर लिए, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है जनरली तो वो पूछ सकता है, बजाय के वेट करें और अपने आप को देखते रहें। सर टेस्ट की डेट कब तक आएगी? अच्छा, इसमें मैंने पहले बताया था, लेकिन ये है कि जब तक आपका सिलेबस नहीं आ जाता तब तक, क्योंकि इनकी काफ़ी एडवर्टाइज पिछली भी जो है ना वो 22 वाली, वो भी अभी तक इन्होंने टेस्ट कंडक्ट नहीं किए हैं। और जो हमारी शायद एडवर्टाइजमेंट 4 थी या 5 थी 2023 की, तो वो तो बाद का मसला है। लेकिन पहले वाली जिन्होंने जिनकी इन्होंने एडवर्टाइज की थी उसके बाद ये सिलेबस दिया है, तो उनके भी ये तकरीबन 4 महीने हो गए, लेट हो गए। लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं है, तो कंफर्म कुछ नहीं कर सकते कि होपफुली देखा जाए कि मे बी दिसंबर से पहले या दिसंबर में या अक्टूबर में, फिर लेकिन सॉरी नवंबर में या दिसंबर में। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, हो सकता है इससे पहले भी हो या तो इसमें हो या इससे इसके बाद भी हो। जब तक सिलेबस नहीं आता तब तक कुछ चीज़ जो है ना कंफर्म नहीं है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो भी पूछ सकता है।